नमस्कार। रविवार विशेष संडे स्पेशल, ये हमेशा से ही हमारा एक स्पेशल एपिसोड रहा है। हर रविवार को हम इसमें एक ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं जिस पर थोड़ी सी चर्चा कम हो रही होती है, लेकिन मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अभी देखिए, चर्चा है ज़बरदस्त कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय जाने वाले हैं, जो नागपुर में स्थित है। अब नागपुर में जो मुख्यालय है वहाँ पर तो देश का कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं गया। इवन बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं गए, और नरेंद्र मोदी जिन्हें 11 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बने हुए, वो भी आज तक नहीं गए। उससे पहले जाते रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस के मुख्यालय पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी। उसकी एक वजह और है। एक आंखों का अस्पताल है जो आरएसएस द्वारा संचालित है, उसके एक रिसर्च सेंटर की नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें शिलान्यास का कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और ये जानकारी सबसे पहले मैंने ही दी थी अपने, जब नागपुर में हिंसा हुई थी उस वीडियो के दौरान मैंने अपने दूसरे चैनल पर आपको इस बारे में बताया था। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाए, लेकिन मैं 30 मार्च की इस मोदी जी की जो यात्रा है नागपुर की, इस पर आज पहला वीडियो बना रहा हूँ। और पहला वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस कार्यक्रम के बाद होने वाला है। अभी बड़े लंबे समय से एक चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार 2 बार खिंच चुका है, 1 साल और बढ़ चुका है, और उनका कार्यकाल कायदे से पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद ही खत्म होना था। लेकिन एक के बाद एक विधानसभा चुनाव आ गए। पहले हरियाणा का आ गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का आ गया, और फिर दिल्ली का आ गया। इसी वजह से एक के बाद एक आने वाले इन चुनावों की वजह से नए अध्यक्ष का फैसला टलता रहा, चर्चाएं चलती रही। जिस समय लोकसभा चुनाव हुए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था अध्यक्ष पद पर। मेरे हिसाब से बढ़िया नाम था, लेकिन उन्हें केंद्र में मंत्री बना लिया गया। विदिशा से रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए थे और इस पद के लिए मेरे हिसाब से उपयुक्त पर्सन थे, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी अपने तरीके से सोचती है, हमारे कहने से नहीं चलती है। तो एक के बाद एक चुनाव होते रहे। विधानसभा चुनाव आए, तीनों चुनाव जो लोकसभा के चुनाव के बाद आए, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, तीनों बीजेपी ने जीते और बढ़िया बहुमत के साथ जीते। लेकिन नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, कभी ना कभी तो उनको जाना ही था। अभी बिहार के चुनाव में लगभग 6 महीने का समय बचता है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम फ्रेम में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना चाहेगी। और चर्चा तो ये है अप्रैल के महीने से पहले ही इसका फैसला हो भी जाएगा। अब इसका फैसला हो जाए उससे पहले ज़रूरी ये है कि नाम पर सहमति बने। आप सब लोग जानते ही हैं कि आरएसएस ने, अगर पिछले 20-25 साल की मैं बात करूं, तो एक नितिन गडकरी के अलावा किसी नाम की सिफारिश कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं की। और इसके बाद से, नितिन गडकरी के बाद से, संघ ने बीजेपी की संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें हस्तक्षेप देना भी बंद कर दिया था। उसके बाद मोदी और अमित शाह, इनका कार्यकाल शुरू हो गया और इसमें ज़्यादा किसी की चलती है नहीं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल जेपी नड्डा ने एक बयान दे दिया था जिसे लेकर मीडिया में बहुत सारी खबरें चली थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय इंटरव्यू में ये कह दिया था कि साहब, अब पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि उसे आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास संगठनात्मक ढांचा इतना बड़ा है कि हमारे कार्यकर्ता, अपने जो कार्यकर्ता हैं, वो ठीक ठाक काम अपना कर लेते हैं। तो हमें आरएसएस की एज सच आज उतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले थी। हो सकता है उनके हिसाब से बात सही भी है, लेकिन आरएसएस को ये बात चुभ गई थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद मोहन भागवत ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो सेवक होता है देश का और स्वयं सेवक होता है, उसे कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। तो एक चर्चा चली थी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है कि भाई देख लो, आप लोगों ने संघ का साथ छोड़ने की बात कही और आपके नतीजे क्या आए। आप 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पर इनकी गाड़ी रुक गई। तो इस तरीके से एक कटुता का माहौल सारे देश में नजर आ रहा था बीजेपी और आरएसएस के बीच में। बयानबाजी कुछ ऐसी हुई नहीं, उसके बाद से आरएसएस ने अपने आप को पीछे किया। लेकिन ये भी बात है कि 240 सीटें लोकसभा में आने के बाद आरएसएस ने, आने वाला समय जब आया, तो तीनों जो विधानसभा चुनाव थे, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, आरएसएस ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।
और आरएसएस ने इस बात को भी रियलाइज़ किया कि आखिरकार जब तक केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तभी तक एक ताकत बनी रहती है संगठन की भी और थिंक टैंक की भी। अगर दोनों के बीच में बिखराव होगा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, वर्स्ट होती चली जाएंगी। तो शायद यही वजह थी कि महाराष्ट्र के चुनाव में तो आरएसएस ने बड़ी भूमिका निभाई, देवेंद्र फडणवीस को फिर से चीफ मिनिस्टर बनवाया उन्होंने। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी ऐसा लगा कि चीज़ें अब सॉर्टेड हो रही हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एक विदेशी पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू दिया, लंबा चौड़ा पॉडकास्ट दिया 3 घंटे का। उसमें आरएसएस पर भी काफ़ी देर बोले वो। नरेंद्र मोदी ने उसमें ये बताया कि बचपन से ही आरएसएस का इम्पैक्ट उनके ऊपर कैसा रहा। आरएसएस के एक प्रचारक आया करते थे, वो देशभक्ति के गीत गाया करते थे, जिसे सुनकर वो उनके पीछे पीछे दौड़ा करते थे और उनके पीछे दौड़ते दौड़ते उसको सुना करते थे। फिर उन्होंने जो है संघ की क्लासेस ज्वाइन की, कक्षाओं में जाना शुरू किया, जो शाखाएं लगती हैं उनको रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक लंबा चौड़ा आरएसएस के साथ अपने जुड़ाव की बात उसमें स्पष्ट की। उस इंटरव्यू को, उस पॉडकास्ट को बड़ा सांकेतिक माना जा रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के, चाहे भाजपा के हों, चाहे संगठन के हों, सब पर नरेंद्र मोदी ने अपनी ओपिनियन उसमें क्लियर की। इवन डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को लेकर भी नरेंद्र मोदी उसमें खुलकर बोले थे। लेकिन आरएसएस पर इस तरीके से फोकस करना ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी ने इस बात का संदेश भी आरएसएस को दिया है कि आरएसएस की महत्ता भारतीय जनता पार्टी में कभी कम नहीं हो सकती। अब खबर बताता हूँ आपको कि खबर अंदर की क्या है। नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे, नितिन गडकरी वहाँ के सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे, मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। और आरएसएस के नेताओं के साथ हमेशा से नरेंद्र मोदी की या आरएसएस बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी जो है एक क्लोज डोर मीटिंग होती है। चाहे वो आधे घंटे के लिए ही बैठे, लेकिन दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठते हैं और बातचीत दोनों लोग करते हैं। चर्चा ये है कि नरेंद्र मोदी भी मोहन भागवत के साथ एक बंद कमरे की जो बातचीत है वो उस दिन करने वाले हैं। वो 30 मिनट चलेगी, 45 मिनट चलेगी, 50 मिनट चलेगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर विचार विमर्श होना है। और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि बीजेपी का जो भी अध्यक्ष बने, क्लियर कट संदेश जाए कि साहब इसमें आरएसएस की सहमति थी। ऐसे नहीं कि जेपी नड्डा बन गए या फिर उससे पहले अमित शाह बन गए या राजनाथ सिंह बन गए, ऐसा नहीं। अब कौन होगा वो नाम? देखिए, नाम अगर मैं आपको दूंगा तो आप कहेंगे कि नहीं साहब ये नाम तो ऐसा है वैसा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि इस समय मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और इस समय केंद्र में शहरी विकास मंत्री हैं, उनका नाम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है दिल्ली की सर्कल में। और आप सब जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी जब प्रचारक के रूप में काम करते थे और हरियाणा आया करते थे, खट्टर साहब के यहाँ रुका करते थे, खट्टर साहब के स्कूटर पर बैठकर घुमा करते थे। इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर इनाम भी दिया था और उन्होंने सक्सेसफुली लगभग 9 साढ़े 9 साल तक सरकार चलाई हरियाणा की। और हरियाणा की सरकार ऐसी चलाई कि बीजेपी वहाँ तीसरी बार भी उनके बिना भी सत्ता में आ गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर में जो है दोस्ती है, इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। फ़ायदा मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, सभी लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र में बुला लिया, उन्हें चुनाव लड़वाया गया लोकसभा का और उसके बाद उन्हें शहरी विकास मंत्रालय जैसा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। तो इस तरीके से ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आज भी मनोहर लाल खट्टर बने हुए हैं। तो चर्चा ये है कि मनोहर लाल खट्टर संघ की भी पसंद है, क्योंकि संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ के लिए घुमा करते थे, लंबे समय तक काम किया है, बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल का वर्क किया है, कभी भी सुर्खियों में नहीं रहे, लेकिन अब सुर्खियों में आ सकते हैं। चर्चा ये है कि उनके नाम पर सहमति लगवाने के लिए ही नरेंद्र मोदी वहाँ पर जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि केवल इस काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरी ज़बरदस्त चर्चा ये है दिल्ली के गलियारों में कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि इस पर आरएसएस को भी ऐतराज़ नहीं होगा, नरेंद्र मोदी को भी। ये एक बड़ा चौंकाने वाला डिसीजन होगा। खट्टर साहब सीनियर लीडर हैं, उम्र में भी नरेंद्र मोदी के आसपास के ही हैं। तो एक सीनियर लीडर को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने से एक ये भी संदेश जाता है कि वो एक होता है ना कि अगर किसी नए आदमी को बना देते हैं अध्यक्ष तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें भी आने लगती, व्यवहारिक दिक्कतें आने लगती, लोग उनका डर भय नहीं होता, दबदबा नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि आरएसएस ने अपने स्टैंड को अब बदला है, बीजेपी ने भी अपना रुख सॉफ्ट किया है, इसलिए नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में जा भी रहे हैं।
और मोहन भागवत खुद उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो इसका मतलब जो अभी तथाकथित खबरें चल रही थी कि साहब खटास है दोनों के बीच में और ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, विवाद चल रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर ये भी लग रहा था कि अब थोड़ा सा करीबी आ रही है और दोनों ने ये रियलाइज़ किया है कि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। आरएसएस का मुख्यालय देखिए केशव कुंज दिल्ली में बना है, कितना भव्य मुख्यालय बना है, और ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही बना है, झंडेवालान में जो नया बना है मुख्यालय। तो नरेंद्र मोदी, आरएसएस इन सब की करीबी हो रही है। और अब आरएसएस तो मैं देख रहा हूँ कि खुलकर बोलने लगी। अभी देखिए प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई है संघ की, और शनिवार को उन्होंने बयान दिया बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक जो चरमपंथी हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। मोदी सरकार को इसमें इनिशिएट करना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो संघ मुझे लगता है कि फिर से एक्टिव हो रहा है, चीज़ें चैनलाइज हो रही हैं, और ये रियलाइज किया है संगठन ने भी और आरएसएस ने भी कि अगर 2029 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो पार्टी को अभी से एकजुट होना होगा, संगठन को एक साथ आना होगा, संघ को एक साथ आना होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो दुष्परिणाम 2029 में देखने पड़ सकते हैं, जैसे कि 2024 में हुआ। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद जो खट्टर साहब का नाम चला है और जिसमें मुझे लग रहा है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी दोनों की सहमति होगी, इसके बाद शायद चीज़ें सुधर जाएं और सब कुछ जो चीज़ें हैं वो पटरी पर दौड़ती हुई नज़र आएँ। क्योंकि आने वाले समय में तमिलनाडु, केरल, असम बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये बड़े बड़े चुनाव आ रहे हैं, और इन चुनावों में दोनों का तालमेल आपस में होना बहुत आवश्यक है। तो क्या ये तालमेल बनता है? क्या जो नया अध्यक्ष होगा वो दोनों की सहमति से बनेगा? क्या संघ अपना कोई नाम दे सकता है, या जो नाम मैंने आपको बताया उसी पर दोनों की सहमति बन जाएगी? ये आने वाले समय में पता लगेगा। और इस तरह के वीडियो तो हम अक्सर आपके लिए लाते रहते हैं। संडे स्पेशल में एक बार फिर इसी तरह का वीडियो लेकर आऊँगा। अगर इसमें कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।